हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जाएंगे। आज का चैप्टर है यूनिट 4 BR001 का। बेसिकली ये चैप्टर है ना, जो इससे रिलेटेड चैप्टर एक और है वो हमारे BR1 में वो आ गया। इसका नाम है सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। बेसिकली इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सोर्सिंग क्या होती है और मर्चेंडाइजिंग क्या होती है। दोनों अलग अलग टॉपिक है लेकिन एक ही चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सोर्सिंग से। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सोर्सिंग की इंट्रोडक्शन क्या होती है। हाँ, तो देखते हैं। चलो इंट्रोडक्शन। Sourcing is a critical function of a retailing. In the process of the sourcing, is it important that keep check list while shortlisting the vendor for the procurement. बेसिकली हम ये करते हैं कि जो हमें सामान चाहिए होता है एज ए रिटेलर, दुकान चलाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होता है वो सामान हमें कौन कौन दे सकता है और सबसे कम दाम में सबसे सामान कौन दे सकता है, उनको नाम ढूंढना और उनसे सामान ऑर्डर करना सोर्सिंग कहलाती है। तो फिर आता है सोर्सिंग प्रोसेस की। सोर्सिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, इससे पहले हम करते हैं इसमें डिटरमाइनिंग द कैटेगरीज। बेसिकली हम किस किस कैटेगरी में डील करते हैं। मतलब हमारी दुकान है, हम जूते बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, क्या क्या बेचते हैं, सब कुछ का कैटेगरी को मतलब डिफाइन करते हैं। फिर हम सामान ऑर्डर करते हैं। फिर आता है यूज़ ऑफ इंटरनेट गैदर डाटा रिगार्डिंग कैटेगरी इन डिमांड। फिर हम इंटरनेट का यूज़ करके देखते हैं कि कौन सा सामान कौन से कितने डिमांड में है। जैसे हमने जूते मंगा लिए ए फैशन के, ए फैशन डिज़ाइन चला चुका है, बी फैशन डिज़ाइन में है, तो फिर हम चेक करते हैं कौन सा सामान कितने डिमांड में है। फिर आता है एंड वेंडर टू सोर्सेज ऑफ सप्लाई। फिर देखेंगे जो हम सामान चाहिए कौन कौन वेंडर हमें सामान वो दे रहा है, तो सभी वेंडर्स नाम देख लेंगे। जो हमें सबसे कम दाम में सबसे अच्छा सामान देगा हम उस वेंडर से अपना सामान मंगा लेंगे। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्लोबल सोर्सिंग डिसीजन। बेसिकली कौन कौन से फैक्टर है जो हमें ग्लोबल सामान मंगाने में इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब वो किस कंट्री बना है। जैसे अभी चाइना चल रहा है बाइकआउट, तो अभी अब हम चाइना से सामान कम मंगाते हैं, ऐसे नहीं मंगाते। तो सबसे पहले आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। उसके बाद आता है फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, मतलब किस कंट्री का जो उसकी पैसे की वैल्यू है जो अप डाउन होती रहती है। मतलब जिस कंट्री के ज़्यादा पैसे अप होगी उस कंट्री से हम सामान कम मंगाएंगे। जिस कंट्री की वैल्यू मतलब मनी की वैल्यू डाउन होती जाए ना, उससे ज़्यादा सामान मंगाएंगे, उससे हम कम पैसे पे करने होते हैं। फिर आता है टैक्सेस, मतलब आप किस कंट्री से सामान मंगाओगे तो अब कम से कम टैक्स लगेगा। जैसे अमेरिका का टैक्स ज़्यादा है तो हम अमेरिका से सामान कम मंगाते हैं, चाइना टैक्स कम है तो हम चाइना से सामान मंगाते हैं। लेकिन अभी चाइना में बाइकआउट चल रहा है तो लोग चाइना का सामान कम मंगा रहे हैं। तो टैक्सेस वाली मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि टैक्सेस सबसे ज़्यादा लगता है सामान को मंगाने बाहर से। उसके बाद आता है कंपेरेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द सप्लाई रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें एग्जामिनेशन ऑफ मर्चेंडाइज। बेसिकली हमें कौन सा दुकानदार, कौन सा वेंडर सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड प्रोवाइड कर रहा है सर्विस में कम प्राइस पे। उसके बाद है प्राइस नेगोशिएशन की, कौन सा वेंडर हमें प्राइस नेगोशिएशन में हेल्प करता है। मतलब उसने 100 पे बोला और हमें बोला 80 रुपये, तो प्राइस नेगोशिएशन कर दिया तो हम 80 रुपये उसने हमें सामान दे दिया, तो जो सबसे कम प्राइस नेगोशिएशन करेगा हम उसे सामान ले लेंगे। उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली हम ट्रेडिंग करते हैं सामान की, तो जिससे हम रेगुलर ट्रेड करते हैं तो हमें वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। फिर आता है वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट इन द सेंस मतलब ज़्यादा सामान लेने पे ज़्यादा डिस्काउंट। जैसे आपने 100 पीस सामान ले लिया तो आपसे 80 पीस पैसे लेगा, 20 पीस का पैसा नहीं लेगा। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। जैसे कि आपने 10,000 रुपये का सामान दिया तो आप 10,000 रुपये के 10,000 कैश दे रहे हो तो उस पर कोई डिस्काउंट दे नहीं दे रहा। जैसे 10,000 की जगह वो 9,000 रुपये ले रहा है कैश में, आपको एक जगह डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद आता है ऑफ सीजन डिस्काउंट। जैसे बेसिकली आप ऑफ सीजन प्रोडक्ट डिमांड करते हो किसी से, मतलब ठंडी में गर्मी में सामान मंगा रहे हो तो उस पर कितना % डिस्काउंट दे रहा है बेसिकली वो आपको वो। फिर आता है प्रमोशनल डिस्काउंट। जैसे कि आपने कुछ सामान ले लिया एक दुकान से, अब उस दुकान में आप प्रमोशन कर रहे हो अपनी दुकान में पोस्टर लगा के या फिर सामान के बैनर से लगा रहे हो कि इस दुकान में सामान लो अच्छा है, तो उसका डिस्काउंट मिल रहा है नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद आता है एक्सिक्यूटिंग डिस्काउंट। बेसिकली ये डिस्काउंट वो होते हैं जब हम ऑर्डर पहले ही दे देते हैं लेकिन पैसे बाद में देते हैं। वहाँ पे हम बुक वाले समझ लो, एक तरीके से हमने सामान बुक वाले पैसे बाद में दे देंगे। उस बात है वेयर हाउसिंग एंड मर्चेंडाइज, जो हमें वेंडर सबसे अच्छा वेयर हाउस प्रोवाइड करेगा फ्री में कम दाम पे सामान रखने की प्रोवाइड करेगा जगह, और मर्चेंडाइज मतलब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कम पैसों पे। तो हम ज़्यादा उसी वेंडर को डील करते हैं कि आप ठीक है आप हमारा सामान रख लो, जो हमें नीड होगी हमसे मांग लेंगे पैसे दे के। फिर आता है उसके बाद मर्चेंडाइज की। मर्चेंडाइजिंग होती क्या, ये तो पहले हम जो पढ़ा वो सोर्सिंग का पार्ट था, अब मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है। Merchandising comprised planning as to what purchase for the outlet, obviously to resell, how much purchase and what price to purchase. बेसिकली मर्चेंडाइज वो दिखाता है कि हमें अपना सामान किससे परचेज करना है उसे वापस बेचने के लिए। ऑब्वियसली बात है सामान लेकर उसे बेचने के लिए अपना सामान किससे मंगाए जो कि हमें सबसे कम दाम पे पड़े और सबसे अच्छा सामान मिल जाए। मर्चेंडाइजिंग बेसिकली यही होती है। उसके बाद आते हैं मर्चेंडाइज मैनेजमेंट कि मर्चेंडाइज को मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो फिर पहले आता है हमारा
पहले आता है हमारा बजटरी कंसल्टेंट। बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास कितना बजट है और कितना पैसा सामान मंगाने के लिए, क्योंकि किसी सामान चीज़ की ऑर्डर करने से पहले हमारा बजट कितना है उस सामान को लेके। फिर आता है सेलिंग स्पेस कंसल्टेंट्स। बेसिकली हमारे पास कितना जगह है सामान को बेचने के लिए। आपने सामान तो मंगा लिया 1000, लेकिन अगर दुकान में जगह रखने की 100, तो आप 100 सामान मंगाओगे, 1000 सामान नहीं मंगाओगे। फिर आता है टर्न ओवर कंस्ट्रक्शन। बेसिकली आपकी पर ईयर की टर्न ओवर कितनी है, एक महीने की टर्न ओवर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सामान ऑर्डर करोगे अपने वेंडर से। फिर आता है मार्केट इन्वायरमेंट कि आपका मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है, आपके यहाँ पे कस्टमर कैसा है, ज़्यादा अमीर कस्टमर है या कुछ ज़्यादा ही गरीब कस्टमर है। तो बेसिकली सब कुछ देखना, सारे कस्टमर को बांटना कि इस अमीर एरिया में आप अमीर सामान बेचोगे, उस गरीब एरिया में आप गरीब सामान बेचोगे। गरीब सामान इन द सेंस कम प्राइस वाला, और अमीर एरिया में ज़्यादा प्राइस वाला सामान बेचोगे। फिर आता है हमारा वेंडर डिटेल और रिलेशन एंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेसिकली कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जैसे 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट हम देखते हैं। 4 पार्ट है लेकिन एक पार्ट के 2 पार्ट है, तो हमने 5 पार्ट बोला है वेंडर डिटेल ऑफ रिलेशनशिप चेन मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें, देखते हैं। ये आइसक्रीम को मैंने यूज़ किया एज एरो। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट बॉडीज़ की। सबसे हम सीधा सामान गवर्नमेंट बॉडी से मांग लें। गवर्नमेंट बॉडी से सामान मांगना इन द सेंस जो लैंड होती है, जो लैंड सबसे पहले बिकती है, जो ज़मीन, वो ज़मीन जब गवर्नमेंट बेचती है, उसके बाद प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बेचते हैं सामान। तो गवर्नमेंट बॉडी से सामान लेना, बहुत से सामान होते हैं गवर्नमेंट बेचती है खुद। फिर उसके बाद आता है एजेंट्स, जो आप सीधा एजेंट के थ्रू सामान लो। जैसे क्या पेट्रोल, आप पेट्रोल सीधा नहीं ले सकते, आप पहले आप एजेंट से बात करोगे मुझे पेट्रोल चाहिए, फिर आप पेट्रोल पंप खोलते हो एजेंट के थ्रू। जब भी कुछ भी सामान मांगना एजेंट के थ्रू आता है। फिर आता है अदर रिटेलर, मतलब आप सीधा खुद एक रिटेलर हो लेकिन आप पे सामान नहीं है, लेकिन आपके आसपास वाले रिटेलर के पास वो सामान है, तो आप उसके पास जाओगे, बोले भाई मुझे सामान दे दे, तो अदर रिटेलर सामान लेना। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर, जो सामान मैन्युफैक्चर कर देना, सीधा वहीं से सामान ले लेना। एक तो ये हो गया मैन्युफैक्चर। और इसके ऐसा एक और होता है, बेसिकली हम 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट 5वां पार्ट ये होता है ये होल सेलर। बेसिकली मैन्युफैक्चर तो होता है जो सीधा मैन्युफैक्चर करना है फैक्ट्री से ले आओ, लेकिन होल सेलर वो होते हैं जैसे कि उन्होंने दुकान खोली है जो सीधा होल सेल में डील करती है, सीधा 100 सामान बेचती है, एक सामान नहीं बेचती, वो होते हैं होल सेलर। फिर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, बेसिकली हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक आता है प्लानिंग। तो मतलब प्लानिंग इन द सेंस थिंक बिफोर डू, मतलब कुछ भी कार्य करने से पहले उसके बारे में सोचना कि इसका फ्यूचर आउटकम क्या है, और इसका जो आगे जो हमें पे ऑफ करना पड़ेगा या फिर हमारी जैसे इनकम होगी वो क्या होती है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए पूरी मीटिंग बिठाना, लोगों को हेड प्रोवाइड करना कि आपको ये करना है मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में हम सब कुछ सोचते हैं, प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है डायरेक्टिंग कि मतलब कौन से पोस्ट पे कौन बैठेगा, हम डायरेक्ट करते हैं लोगों को, यहाँ पे आप बैठोगे, आप यहाँ पे काम करोगे। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग बेसिकली ये होता है कि हम कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, जैसे 5-6 लोग मिलकर काम करते हैं एक काम को। एक काम जो एक दिन में करेगा वो 5 लोग मिलकर 1-2 घंटे में कर सकते हैं। फिर कंट्रोलिंग आते हैं। कंट्रोलिंग में से हम जो हमने प्लानिंग की है वो एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ बिल्कुल सही प्रॉपर वे से। एग्जीक्यूट मतलब कि हमने प्लान बनाया है, प्लान उसी अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा, जो हम दिखा रहे हैं एरो, ये होता है स्टेप वाइज, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और फिर कंट्रोलिंग। इसमें हम मतलब एक ऊपर एक नीचे कर सकते हैं, ऐसे ही चलता है। फिर आता है मेन टॉपिक है काफ़ी श्रिंकेज की। श्रिंकेज क्या होती है, एन अलाउंस मेड फॉर द रिडक्शन इन द टेकिंग ऑफ आ बिजनेस ड्यू टू वेस्टेज और द थेफ्ट। श्रिंकेज बेसिकली अलाउंस होना जाता है कि जो हमें बचाता है किससे, थेफ्ट से, कि सामान चोरी से बच जाए, फिर हमारा जो सामान रखे रखे स्टॉक रूम में ख़राब होता है उससे। एन अलाउंस मेड फॉर द रिडक्शन इन द, वही बेसिकली वही है कि अपना सामान को स्टॉक रूम से जल्दी जल्दी सामान बेचना बाहर, या फिर चोरी से सामान बचाना, उसके लिए अलाउंस हो जाता है, उसको श्रिंकेज कहते हैं। फिर आता है रिटेल प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि हम सामान की प्राइस कैसे फिक्स करते हैं। बेसिकली ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ भी सामान तो ले लो, इसे बेचो कैसे। फिर आता है प्राइस टेक्निक। तो प्राइस टेक्निक के अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले आता है कि प्राइस टेक्निक हम कैसे फिक्स करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली जो आपके बाहर फैक्टर्स होते हैं, जो बाहरी फैक्टर हैं जो हमारे प्राइस टेक्निक को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से, तो देखते हैं एक एक करके। फिर पहले आता है कस्टमर कि आप कैसे कस्टमर है, रिच कस्टमर है, पुअर कस्टमर है, एवरेज कस्टमर है। एज अकॉर्डिंग टू दैम आप अपना सामान लाओगे, उसके अकॉर्डिंग टू दैम उनका सामान का प्राइस फिक्स करोगे। फिर आता है सप्लायर्स। आपके सप्लायर कैसे हैं, आपको सप्लायर आप कितने रुपये में सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको सप्लायर ज़्यादा सामान महंगा प्रोवाइड करेंगे तो आप महंगा सामान बेचोगे, सस्ता तो बेच नहीं सकते। फिर आता है कॉम्पिटिटर्स कि आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, और आपके कॉम्पिटिटर्स पे वही सामान जो आप बेच रहे हो कितने मिल रहा है। जैसे आप 100 में बेच रहे हो वो 80 में बेच रहा है, तो लोग 80 रुपये चले जाते हैं, 100 रुपये नहीं आते हैं। फिर आता है हमारे गवर्नमेंट्स कि हमारी गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले कर रही है हमारे प्राइस सेक्टर में। जैसे कि अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल पर गवर्नमेंट भी टैक्स ज़्यादा लगा देती है, 28% लगा रही है।
तो उसका प्राइस भी गवर्नमेंट थ्रू ही टैक्सेस से इंक्रीज हो जाता है। तो ये फैक्टर्स है जो हमारे प्राइस को इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद ये 5 टॉपिक है। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस वाइज फिक्सिंग, हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग एंड प्रेडिक्टिव प्राइसिंग। जैसे बेसिकली हमारे टाइप है कि हम किन वे में प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है, वैल्यूएबल मतलब पार्टिकुलर प्राइसिंग भी है, फिक्सिंग भी है, हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग भी है, प्रेडिक्टिव प्राइसिंग भी है। उसके बाद आते हैं मेथड्स की, कौन कौन सा मेथड यूज़ करके करते हैं। मेथड फॉर दी सेटिंग डिटेल प्राइस, ये काफ़ी मेन टॉपिक है इस बुक का, इस चैप्टर का। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एवरीडे लो प्राइस। बेसिकली इसमें अपना सामान का प्राइस काफ़ी लो रखते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में लो रखते हैं, बाद में हाई रखते हैं। इससे होता है कि जो हमारी जो ने पैसे लगा रखे होते हैं उस सामान को लाने में, तो वो निकल जाते हैं। बाद में हम सोचते हैं प्रॉफिट होगा, तो पहले हम सामान को कम दाम में बेचते हैं, फिर ज़्यादा दाम में बेचते हैं। फिर आता है हाई टू लो, पहले हम इसमें सामान हाई प्राइस से बेचते हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा जो रिकवर हो जाए, पैसे हमने लगाए हैं सामान लाने में। फिर जब पूरा रिकवर हो जाता है, फिर हम प्राइस धीरे धीरे लो करने लग जाते हैं। फिर आता है लॉस रिलेटेड प्राइसिंग। बेसिकली ये एवरीडे लो प्राइसिंग से रिलेटेड करता है। इसमें हम बेसिकली सामान को अपना लिखते तो 1000 रुपये हैं, लेकिन बेच देते हैं 800 रुपये में। प्रोडक्ट पे लिखते जाता है और बेचते कम आता है। स्केलिंग प्राइस वही होती है कि सामान को अपने स्टार्टिंग डे में कम दाम पे बेचना, फिर इसको हाई करके सामान को बेच देना। फिर आता है पेटेंटिंग प्राइसिंग। बेसिकली इसमें भी होता है कि क्या, इसमें बेसिकली हम हाई वैल्यू ऑफ गुड्स बेचते हैं, हाई वैल्यू ऑफ अमाउंट है। मतलब अच्छा सामान तो बेचते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी सामान बेचते हैं, लेकिन उसके बदले में ज़्यादा पैसे भी लेते हैं उनसे। फिर आता है प्राइस लाइनिंग। इसमें हम बेसिकली करते हैं 99.50 रुपये या फिर 109.50 पैसे, ऐसे सामान बेचते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये बेसिकली जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, साइकोलॉजिकल, जैसे लोग होते हैं इन्वायरमेंट, वैसे सामान को मतलब फिक्स करना है। जैसे आपने लिखा हुआ फ्लिपकार्ट पे लिखा होता है 10,999, वो लेते ही 11,000 रुपये रहे हैं, लेकिन बोलते क्या है, जो प्राइसिंग लाइजिंग से थोड़ा रिलेटेड होता है, लेकिन बोलते नहीं है प्राइसिंग लाइजिंग, इसको थोड़ा अलग होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कैसी भी मतलब आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। भाई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, 12 के 12 ही हैं अभी तक हमारे पास सब्सक्राइबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। हम चैप्टर 5 की वीडियो जल्दी लाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, और आप देखते हैं।